नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हेल्थ इशू के कारण थोड़ा सा वीडियो लेट हो जा रही है और गैप भी हो जा रहा है, इसको मैनेज कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है, गोवा काजू को मिला है जीआई टैग। गोवा में जो काजू इंडस्ट्री है उसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इसको किस लिए दिया गया है इसके बारे में जानेंगे। इसकी जो स्पेशल क्वालिटीज़ थी, गुणवत्ता थी, उस कारण इसे दिया गया था। इसे 16वीं शताब्दी में गोवा के अंदर इस काजू को लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा इसे गोवा में इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से यह राज्य की अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान प्ले करता है, मतलब विशेष योगदान देता है उसके आर्थिक इंडस्ट्री में। किसमें? गोवा के अंतर्गत। तो ये है, गोवा काजू को जीआई टैग मिला है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में किस स्टेट के जो काजू इंडस्ट्री है उसे जीआई टैग मिला है? तो गोवा के काजू इंडस्ट्री को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन और बायो हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में विशेष अंतर के बारे में जानेंगे। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। चर्चा में पहले ये है, इस पर एक लेख प्रकाशित हुआ है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन के मार्ग में जो बायो हाइड्रोजन है, इसकी भूमिका पर चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। तो सबसे पहले बायो हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। जो बायो हाइड्रोजन होता है, जो जैविक स्रोत होते हैं उससे प्राप्त होते हैं। अक्सर इसे कहा जाता है कि यह पर्यावरण के अनुकूल ही होता है। उसको रूपांतरित करके इसे नवीकरणीय हाइड्रोजन के रूप में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो बायो हाइड्रोजन होते हैं जैविक स्रोत से निकाले जाते हैं। आमतौर पर इसे बायोगैस के सुधार के माध्यम से किया जाता है। यह बायोगैस क्या होता है? जैसे कि CH4 मीथेन हो गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये है बायोगैस। इन बायोगैस को परिवर्तित करके हाइड्रोजन निकाला जाता है, जिसे सिनगैस भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको जब हाइड्रोजन गैस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तो इसे सिन गैस भी बोलते हैं और उसके बाद बायो हाइड्रोजन भी बोलते हैं। सिनगैस बोलेंगे या तो इसे बायो हाइड्रोजन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, CH4 यानी मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये है बायोगैस। इसे रूपांतरित किया जाता है किसमें? बायो हाइड्रोजन में। और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे कि वाटर हो गया, वाटर यानी कि पानी में इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसमें इस्तेमाल किसका करते हैं? सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके वाटर यानी पानी से इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जो हाइड्रोजन निकाला जाता है उसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इसे बताया जाता है कि ये सबसे शुद्ध रूप में होता है और सबसे स्वच्छ होता है, जो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हाइड्रोजन निकाले जाते हैं। और भी इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन भारत में इसका सिचुएशन क्या है। आयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में पूर्वी असम के जोरहाट में भारत का पहला 99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन का संयंत्र है, इसे चालू किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो पहला 99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन का जो संयंत्र लगा है, कहाँ लगाया गया है? पूर्वी असम के जोरहाट में। नेक्स्ट है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके द्वारा सूरत के कवास में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा शुरू किया गया है? NTPC के द्वारा। कहाँ शुरू किया गया है? सूरत में कवास में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, ध्यान रखिएगा, ने PNG के साथ जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है उसके 5% मिश्रण को मंजूरी दे दिया है। किसके द्वारा दिया गया है मंजूरी? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के द्वारा। PNG में 5% यानी 5% तक ग्रीन हाइड्रोजन को मिक्स किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि आगे चलकर 20% तक ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा किसमें? PNG में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल एक स्कीम लॉन्च की गई है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार का जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, ये प्रोटोकॉल है क्या? बच्चों में जो कुपोषण होता है, कुपोषण को मैनेज करने के लिए
एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये जांच किस हिसाब से करेगा? जैसे आंगनवाड़ी स्तर पर बच्चों में जो कुपोषण होती है उसका पहले ये पहचान करेगा, पहचान करने के बाद फिर उसको मैनेज करेगा, अब फिर उसे धीरे धीरे 10 चरण में यानी कि 10 चरणों में इसे धीरे धीरे इसकी रूपरेखा तैयार करेगा, जिसमें विकास होगा, निगरानी होगा, भूख यानी कि जो हंगर टेस्ट होगा, पोषण संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको भी केयर किया जाएगा। प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक नवीन दृष्टिकोण को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका भी परिचय किया गया है। जैसे इसमें एक और भी कंसेप्ट निकल कर आया है, बड़ी मदर किसके अंतर्गत है? प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत। ये बड़ी मदर क्या है? जैसे कि आंगनबाड़ी में जो बच्चा स्वस्थ है उसकी माँ पहुँचेगी, और जो बच्चा कुपोषित है उसकी भी माँ पहुँचेगी। तो ये जो स्वस्थ बच्चे की माँ है कुपोषित बच्चे की माँ को गाइड करेगी कि हमारा बच्चा स्वस्थ कैसे है, मैं इसके साथ क्या खान पान रखी हूँ, मेरा बच्चा स्वस्थ है। तो ये जो स्वस्थ बच्चे की माँ है इसी को बोला गया है बड़ी मदर्स। ये मार्गदर्शन का काम करेगी कुपोषित बच्चे की माँ को। यह पहल पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों का एक पार्ट के रूप में इसे स्टार्ट किया गया है, जिसका फोकस एरिया है कि कुपोषित बच्चों के इलाज करना और स्वस्थ विकास को और भी बढ़ावा देना और अच्छे से टैकल करना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद के लिए 15 नए सदस्यों का चुनाव किया है, ध्यान रखिएगा। इसमें और भी रसिया को लेकर थोड़ा कंपटीशन है। कैसे है? रूस को संयुक्त राष्ट्र परिषद मानवाधिकार परिषद में फिर से सीट पाने के लिए एक चैलेंज आ गया है सामने रूस के। वो चैलेंज क्या है रसिया के सामने? चैलेंज ये है कि दो सीटों पर जबरदस्त लड़ाई है, जिसमें रूस है और उसके बाद अल्बानिया है और बुल्गारिया है। पूर्वी अफ्रीका से रूस है, अल्बानिया है, बुल्गारिया है। 3 देश ने 2 सीटों पर दावा किया है। तो इसमें रूस के लिए दिक्कत क्या है? रूस के लिए समस्या ये है कि रूस का संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा और अन्य राष्ट्रों के द्वारा जो यूक्रेन पर रूस के द्वारा अटैक किया है, तो उसमें बहुत सारे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसको लेकर यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा लगातार निगेटिव खबर रसिया के ऊपर फैलाई जा रही है, और अन्य देश भी इसकी रसिया की छवि खराब कर रहे हैं लगातार। और ह्यूमन राइट वाच के द्वारा भी कहा गया है कि रूस और चीन दोनों को कहा है, रूस और चीन दोनों ने मानवाधिकार का उल्लंघन लगातार किए हैं। इसलिए ये लोग जो मानवाधिकार परिषद है इसके सदस्य के रूप में योग्य नहीं है। इसका मतदान कैसे होगा? जो महासभा है उसकी विधानसभा अल्बानिया, ब्राजील, बुल्गारिया, बुरुंडी, चीन, कोटे डे आइवर्स, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, फ्रांस, घाना, इंडोनेशिया, जापान, कुवैत, मलावी, नीदरलैंड्स को चुन लिया है। इसमें सभी 15 सदस्य 1 जनवरी 2024 को शुरू हो रहे अपने 3 वर्षीय कार्यकाल, 3 वर्ष के लिए चुनाव हो रहा है, 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार देखते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकार को बढ़ावा देती है और उसकी रक्षा करती है। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के बारे में दिया है, तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है, यह है नीलगिरी तहर जो पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के एरिया में पाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है, ये जो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है इसका उद्देश्य यही है कि जो पश्चिमी घाट है उसकी जो मूल प्रजाति मानी जाती है नीलगिरी तहर को मानी जाती है, इसका रक्षा यानी सुरक्षा करना। नीलगिरी तहर की जो जनसंख्या है उसका वितरण पारिस्थितिकी तंत्र को समझेंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, प्लस उसकी जो आवास है उससे भी परिचित कराया जाएगा और उससे संबंधित जो भी लोग वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको जागरूक भी किया जाएगा। तो इसके बारे में जानेंगे नीलगिरी तहर के बारे में। ये जो ओनली माउंटेन रीजन में जो साउथ यानी कि वेस्टर्न घाट है वहाँ का जो माउंटेन रीजन है उसमें से 12 स्पीसीज यानी कि प्रजातियाँ पाई जाती है किसकी? नीलगिरी तहर की। उसमें से एक ये भी है नीलगिरी तहर जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 3122 जनसंख्या है किसकी? नीलगिरी तहर की। यह भारत की एंडेमिक है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। एंडेमिक मतलब कि पश्चिमी घाट में यह स्थानीय रूप से पाई जाती है। तो थ्रेट, इसको खतरा किसको? हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग्स, मतलब कि इनका आवास अगर विनाश करने पर इनकी कमी आ रही है, और उसके बाद जो हंटिंग अगर इनका शिकार किया जा रहा है तो भी इनकी में
इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। स्टेट्स एनिमल्स ऑफ तमिलनाडु, यह तमिलनाडु राज्य की राज्य पशु है। नीलगिरी ताहर, ध्यान रखिएगा, नीलगिरी ताहर तमिलनाडु राज्य की राज्य पशु है। IUCN स्टैंडर्ड की बात करें तो इसकी कैटेगरी किस में रखा गया है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में से रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, ये किस ग्रास लैंड में पाई जाती है? ये जो पश्चिमी घाट है, ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर एक ग्रास लैंड है, यानी कि घास का मैदान है, एक घास का मैदान है जिसका नाम है सोला। उस घास के मैदान का क्या नाम है, सोला। इस सोला घास के मैदान पर नीलगिरी ताहर रहते हैं, वहीं पर उसको चरते हैं, चरने के बाद अपना जीवन बसर करते हैं। तो ये सोला ग्रास लैंड है, इसका फिगर देख सकते हैं। ये कहाँ तक सोला ग्रास लैंड फैला हुआ है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल फिर तमिलनाडु और कर्नाटक, 3 स्टेट तक फैला हुआ है सोला ग्रासलैंड। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। नेक्स्ट, यूके का रोज बैंक आयल फील्ड, यहाँ पर देखिए उत्तरी सागर में लोकेट करता है रोज बैंक आयल फील्ड। ये कहाँ लोकेट करता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ बन जाएगा, उत्तरी सागर में। ये किसके अंतर्गत है? ये है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत है रोज बैंक आयल फील्ड। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में यह है कि उत्तरी सागर में जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के द्वारा अभी ही घोषणा की गई है कि वो यहाँ पर तेल और गैस का खनन करेगा। यूके तेल और गैस का खनन करेगा, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं और भी उत्पन्न हो सकती है, पर्यावरणीय समस्याएं और उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जो टारगेट रखा गया है यूके के द्वारा कि 2050 तक वो नेट जीरो यानी शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा। नेट जीरो यानी कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को 2050 तक यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है। अभी जब ये ऑयल और नेचुरल गैस का खनन शुरू कर देगा यूके के द्वारा, तो ये जो टारगेट है ये अचीव नहीं कर पाएगा। इसको लेकर आलोचना लगातार हो रही है। फिर उसके बाद सेटलैंड द्वीप समूह के उत्तर पश्चिम में स्थित है रोज बैंक। यहाँ पर देखिए सेटलैंड आइलैंड्स है, सेटलैंड आइलैंड्स द्वीप समूह है, इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है रोज बैंक आयल फील्ड। यह 300 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। 300 मिलियन बैरल्स तेल का उत्पादन रखने की यह क्षमता रखता है। अप्रयुक्त भंडार है यहाँ पर स्थित है, इसको खनन को लेकर चर्चा में हो रही है। यह यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का जो तेल उत्पादन होता है टोटल, तो 8% के लिए जो रोज बैंक आयल फील्ड है ये रिस्पॉन्सिबल है उसके यहाँ। 2050 51 तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे नौकरियाँ भी ये प्रस्तुत कर सकता है। उत्तरी सागर के बारे में एक बार देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यह है ग्रेट ब्रिटेन, फिर उसके बाद डेनमार्क है, फिर उसके बाद नॉर्वे है, जर्मनी है, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इसी के बीच में स्थित है ये है उत्तरी सागर्स। यह है उत्तरी सागर्स, जिसकी गहराई औसत 90 मीटर से बताया जा रहा है कि बहुत कम ही गहराई 90 मीटर तक गहराई है। दक्षिण में इसके इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर देखिए दक्षिण में इसके इंग्लिश चैनल है। उत्तर में नॉर्वेजियन सागर्स, यहाँ पर है नॉर्वेजियन सागर स्थित है। फिर उसके बाद अटलांटिक सागर से भी यह जुड़ा हुआ है। तो ये था रोज बैंक आयल फील्ड के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ऑपरेशन अजय के बारे में दिया है। ये चर्चा में किस लिए है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में इजरायल और हमास के बीच में संघर्ष स्टार्ट है, हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमास के द्वारा इजरायल पर लगातार मिसाइलों को, लगभग 5000 से ज़्यादा मिसाइलों यानी रॉकेट से अटैक किया है इजरायल के ऊपर। तो इजरायल भी रिटालिएट कर रहा है हमास के ऊपर, यानी कि इजरायल भी बदला ले रहा है हमास से, तो ये भी अपना अटैक शुरू कर दिया है। तो दोनों के बीच में संघर्ष जारी है। तो इजरायल में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, इजरायल में जो भारतीय सिटीजन्स यानी कि जो नागरिक फंसे हुए हैं, इनको निकालने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन अजय। तो ध्यान रखिएगा, इजरायल के अंतर्गत जो संघर्ष चल रहा है उसमें से जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया। इसके कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल नहीं, कुछ ही वर्ष बाद, इसी वर्ष में मतलब 1 साल के अंतर्गत ही एक ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन कावेरी में क्या था, इसमें जो सूडान में हिंसा हुई थी, तो सूडान में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे उसको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था। तो दोनों ऑपरेशन को याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीय नागरिक को बाहर निकालने के लिए है, और ऑपरेशन अजय इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हैती। ये हैती चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखेंगे।
सबसे पहले लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो लोकेशन ये है हैतीस, ये है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर में हैती एक द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है। तो ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में घातक विद्रोह, यहाँ पर अभी संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर संघर्ष चल रहा है हैती के अंतर्गत। इस संघर्ष यानी जो आतंकवादी जो यहाँ पर टेरर अटैक होता है हैती के अंतर्गत, उसे कंट्रोल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, केन्या के साथ मिलकर एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दे दिया है कि जो हैती है, हैती के अंदर जो भी क्लैश संघर्ष चल रहा है उसे सुधारना, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है हैती में सुरक्षा को बहाल करना, महत्वपूर्ण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना और बढ़ती हिंसा को कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ पर भी हिंसा भड़की हुई है। तो हैती का लोकेशन यह है, कैरेबियन सागर में स्थित है। उसके बाद इसके उत्तर पूर्व में बात करें डोमिनिकल रिपब्लिक कंट्री है। फिर उसके बाद इसके पूर्व में है पेटोरिको है, यूएसए का यानी अमेरिका का है। फिर इसके बाद इसके पूर्व में क्यूबा है, और फिर उसके बाद इसके यहाँ पर पश्चिम में है जमाइका, पश्चिम में इसके जमाइका है, कैरेबियन सागर में स्थित है। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।